That incident where Mihir dies, क्या exactly था वो चीज़ जो आपने फेस किया था? ये बहुत ही बड़ी मौत हुई है, टेलीविजन में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक्टर के मरने पे इतना बड़ा हंगामा हुआ है। एक्टर्स ज़्यादा टेक ना लें, एक्टर्स वो सीन को फटाफट समझ जाएं कि वो क्या देना चाहते हैं। What other ventures are there except for acting जो आप everyday चीज़ों के लिए आप करते हो? I was an investor in real estate. एक महीने में I would have covered about 250-300 इन चीज़ में मैं जा चुका हूँ। वेलकम टू द स्पॉटलेस पॉडकास्ट। मेरा नाम है हर्षित जोशी, आपका वापस स्वागत है। एंड आज मेरे साथ जो गेस्ट है उनको आपने बहुत बार देखा होगा। When we talk about era between 2000 to 2010 or 15, it was purely an era of serials, of blockbusters. और ख़ास करके जब हम वो era की बात करते तो एक सीरियल है जो हमारे दिमाग से कभी नहीं जाती। And yes, I am talking about क्योंकि सास भी कभी बहू थी। Everyone knows about that, and we also know the first original Mihir, the first Mihir who played the role, the man himself, Mr. Amar Upadhyay. Sir, welcome to the Spotless Podcast. Thank you, Harshit. Thank you so much for It having is me on very the show. nice to have you. Thank you. And sir, हमें like वो एक ऐसा era रहा है जहाँ पे एक मिहिर वाला impact तो कोई नहीं भूलता है, especially when we talk about death. Especially when we talk about कि when he died, you know, कैसा। तो मुझे आपसे सबसे पहले तो ये पूछना था कि that was a mega break for you, you know, but before that, what was the like ऐसे कौन से projects थे जिसकी वजह से you know the limelight was achieved? सबसे पहले तो मैं मेरी पहली जो सीरियल मेरी थी वो थी देख भाई देख। देख भाई देख से मेरी एक्टिंग इंडस्ट्री में, टेलीविज़न में मेरी एंट्री हुई। Correct. तभी मैं पढ़ाई कर रहा था केमिकल इंजीनियरिंग की, और उस वक्त मुझे स्टारडस्ट एकेडमी ने कॉन्टेस्ट एक चलाया था जहाँ पर 75,000 बॉयज़ एंड गर्ल्स जो इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं उनके बीच में कॉन्टेस्ट था, एंड दे वांटेड टू प्रमोट द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। Right. सो मैंने भी एप्लीकेशन दिया था, और 75,000 में से 7 लोगों को सिलेक्ट करना था, उसमें से मैं सिलेक्ट भी हुआ था। 7 में से मैं भी एक था। तो मेरे कुछ पिक्चर्स आए थे स्टारडस्ट के मैगज़ीन में, तो तभी वो बहुत ही पॉपुलर मैगज़ीन था Right. फिल्म का। तभी आनंद महिंद्रू और जया बच्चन जी ने मेरा फोटोग्राफ देखा था उस मैगज़ीन में। उनकी सारी कास्ट लॉक हो गई थी देख भाई देख के लिए, लेकिन एक साहिल का रोल था जो लॉक नहीं हुआ था। Correct. तो उन्होंने मुझे बुलाया था, आनंद जी ने मुझे रात को 10-11 बजे तक, क्योंकि उनकी शूटिंग शुरू थी, और शूटिंग के बाद वो अपने ऑफिस जाते थे फॉर एडिटिंग एंड ऑल दैट थिंग्स। तब उनको मिलने गया था, तो उन्होंने मुझसे 1-2-4 सवाल पूछे। ऐसे मेरा एक टेस्ट काइंड ऑफ लिया, मेरा बड़ा स्क्रीन टेस्ट जनरल बात की मुझसे, और मैंने जवाब दिया। तो उनको लगा कि मैं ठीक ठाक लाइनें बोल पाता हूँ और मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, और उन्होंने मुझे बोला कि कल तुम्हारी शूटिंग है, तुम सिलेक्ट हो गए। मतलब 2 मिनट में मुझे सिलेक्ट किया था उन्होंने, और मैं देख भाई देख में लैंड अप हो गया। तो देख भाई देख की मेरी इंडस्ट्री में शुरुआत ऐसे हुई थी। इट वॉज आई थिंक प्योर स्ट्रोक ऑफ लक, आई वुड से दैट। तो वो पहली बार गया तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। बड़े बड़े स्टार थे मेरे सामने, शेखर सुमन, फरीदा जलाल, नवीन निश्चल, सुषमा सेठ, ये बड़े बड़े दिग्गज थे तभी फिल्म के और टेलीविज़न के। तो मेरा पहला दिन तो बहुत अच्छा गया था शूटिंग का, और उसके बाद मैंने कुछ हफ्ते आनंद जी को असिस्ट भी किया था टू गेट फ्रेंडली विद द होल कास्ट इन द सेट। फिर शुरुआत की एक्टिंग की उसमें, और करीब मैंने सीरियल के लास्ट तक मैंने काम किया। तो उस वक्त पहला मुझे एक हल्का सा छोटा सा एक फेम का झलक मुझे दिखी जब मैं लोकल ट्रेन में जब ट्रैवल करता था। तब तो मैं सिर्फ हार्डली 17-18 ईयर्स का था। तब मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो लोगों ने बोला यार ये तो वो साहिल है जो देख भाई देख में आता है। फिर मेरी मम्मी, मेरी मासी सब वो ट्रैवल कर रही थी ट्रेन में, तब बताया कि अरे आज एक लड़के की एंट्री हुई है शो में देख भाई देख में, वो दाढ़ी है, लंबा है, हाइट में अच्छा लगता है, अरे वो ही इज़ वेरी हैंडसम एंड दिस एंड दैट। और मतलब माई मॉम एंड मासी दे फेल्ट वेरी गुड, क्योंकि पहली बार हमारे खानदान में किसी को ऐसा फेम मिला। तो एक चाहे छोटा सा भी हो, तो एक पहला फेम का मैंने चखा था कि क्या होता है। उसके बाद क्या होता है ना कि एक बार आपको लोग जानने लगते हैं तो यू वांट मोर ऑफ इट, लाइक एवरी एक्टर वांट्स मोर एंड मोर ऑफ इट, बिकॉज क्या ना कि ये एक डिफाइंड सक्सेस का एक फॉर्मूला है कि अगर लोग आपको जानते हैं तो आप सक्सेसफुल हो, Right. आप दिखते हो, और लगातार
फिर आपको वो काम ऐसा करना पड़ता है कि लोग आपको पहचानते रहें, आपको भूल ना जाएं, उसके लिए बार बार काम करना पड़ता है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक लल फेज आया फिर से, क्योंकि वो शो जब बंद हुआ उसके बाद कुछ ऐसे शो नहीं मिले मुझे जो इतने सक्सेसफुल थे। देख बाय देख अगर आज भी देखें आप, तो एक बहुत ही वेल मेड, ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट शो था, जिसमें कोई वल्गैरिटी नहीं थी कॉमेडी में, एक प्योर वेरी क्लीन फैमिली एंटरटेनिंग कॉमेडी शो था, जिसमें एक भी वल्गैरिटी कभी भी नहीं। आनंद महेंद्र वाज वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट, और एक प्योर ह्यूमर था। करेक्ट। एक शुद्ध ह्यूमर बोलते हैं जिसको। आजकल कई जगहों पर एक वल्गैरिटी भी आ जाती है एक लाफ्टर के लिए, लेकिन वहां पर कभी ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त एक और शो था जो मैं नाम लेना चाहूँ, जबान संभाल के। वो भी प्योरली एक प्योर सेंस ऑफ ह्यूमर विदाउट वल्गैरिटी वाला शो था। तो उस वक्त ऐसे शो बनते थे। और तो वो शो के बाद मेरी एक जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद एक लल फेज, जैसे मैंने कहा, आया जहाँ मैंने बहुत सारे शोज़ किए। जैसे जया बच्चन जी के लिए मैंने आरजू किया था, जिसमें सुदेश बैरी थे, शेखर सुमन मेरे साथ थे, और मैं भी था एक यंग कास्ट में। तो वो भी शो काफ़ी दूरदर्शन पे हिट था, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा चैनल नहीं थे। करेक्ट। उस वक्त की अगर टीआरपी आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बिल्कुल। उसकी टीआरपी उस वक्त होती थी 78, राइट, 70, 80 टीआरपी, 85 टीआरपी। तो ये तो आज मतलब वो कभी हो ही नहीं सकता, वो तो अभी हिस्ट्री हो गई है टीआरपीस। तो वो आज एक आती है तो लोग पार्टी करते हैं कहाँ एक और कहाँ 70 80 टीआरपीस। सो वो एक दौर था। उसके बाद जो एक सक्सेस मैंने चख लिया था ना, तो एक होता है आर्टिस्ट को कि यार ये भी चले शो, वो भी शो चले, ये भी चले, ताकि लोग पहचाने। लोग पहचानते थे उस वक्त मुझे, लेकिन वो साहिल साहिल बोलते थे मुझे। करेक्ट। कि साहिल चाचू, साहिल चाचू। बट दैट इज आल्सो योर विन, डोंट यू थिंक? या एब्सोल्युटली वो भी एक था। लेकिन एक आर्टिस्ट को होता है ना कि जो मेरा लास्ट काम है वो भी अच्छा हुआ है, मैंने अच्छा काम किया है, तो लोग उससे भी मुझे पहचाने। बिल्कुल। तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि अगर उससे मुझे लोग नहीं बुलाते तो वो काम लोगों के जहन में नहीं आया, लोगों ने देखा नहीं, या मैंने ठीक से नहीं किया, या लोगों ने देखा नहीं, क्या क्यों नहीं देखा। तो वो एक थोड़ा सा एक सोच आ जाती है आपके दिमाग में कि यार ये काम भी चले। आर्टिस्ट, एवरी एक्टर वांट्स कि वो उसका लास्ट काम भी चले। करेक्ट। वो भी हिट हो, ताकि वो बना रहे इंडस्ट्री में, वो काम करता रहे, वो लोग पहचानते रहे उसे। तो वो एक होता है एक आर्टिस्ट के अंदर, तो वो रहा। तो एक ऐसा एक 5-6 साल का फेज आया जहाँ पे शो मेरे चले। जैसे सुहाना सफ़र एक शो था हमारा, मैं था, आर माधवन था, संगीता घोष थी। वो जी टीवी पे आया था, काफ़ी सक्सेसफुल शो था, लेकिन वो देख बाय देख की तरह सक्सेसफुल नहीं था। राइट। वो भी बहुत हिट था, माधवन का भी वो शो था, मैं और हम दोनों ने साथ में काम किया था उसमें। तो वो भी एक सक्सेसफुल शो था, लेकिन वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया। ओके। काफ़ी अच्छे अच्छे शो किए थे मैंने, लेकिन एक लाइफ में एक्टर क्या आता है कि एक शो ऐसा आता है कि वो एक लेवल, बेंचमार्क, एक मुकाम अचीव करता है। बिल्कुल। फिर मुझे लगा कि यार ऐसा ही काम कर रहा है तो फिर इंडस्ट्री में काम करके क्या फ़ायदा। राइट। मुझे फिर कुछ और देखना चाहिए। मुझे लगा कि अभी एक स्टैग्नेंट टाइप हो गया हूँ मैं, 5-6 साल हो गए, बहुत लंबा अरसा होता है 5-6 साल तक एक स्टैग्नेंट, एक देख भाई देख यहाँ पर था, और फिर बाकी शोज़ सक्सेसफुल, लेकिन वो उस लेवल पे। एक शोले था और बाकी सब फिल्में थी, वो भी हिट थी, लेकिन वो शोले था। राइट। दिल वाले दुल्हनिया एक लेवल पे आज चल रहा है, मतलब आज ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ऊपर हो गए। तो वो एक सक्सेसफुल एक बेंचमार्क हो गया है, उसको पार करना डिफिकल्ट होता है। तो हर एक इंसान के लाइफ में एक ऐसा मुकाम आता है जो बहुत अच्छा काम होता है, वो चल जाता है। एक सारे ग्रह या बोलूँ सब कुछ एक ऐसा सेट होता है यूनिवर्सली, एक सब कुछ ऐसा सेट हो जाता है कि वो काम बहुत ज़्यादा चल जाता है। फिर देन एवरीबडी वांट्स टू अचीव दैट अगेन, बट दैट समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट। सो वो एक दौर आया था। उसके बाद मुझे लगा कि यार चले। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि एकता कपूर ने मुझे बुलाया था, बालाजी हाउस ने, उनका एक शो था दूरदर्शन पे, इतिहास। वो इतिहास उनका डेली सोप था डीडी पे। ओके। उसके एंड में 3-4 महीने मैंने काम किया था, फिर वो काम छूट गया। फिर एक कन्यादान शो था, उसमें कुछ गेस्ट अपीयरेंस था। उसके बाद मुझे एक बार फ़ोन आया कि देयर इज़ अ शो, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी, वो हम बना रहे हैं। मैं बोला यार ये शो का नाम ही ऐसा है कि सारी औरतें ही औरतें इसमें हैं, तो मेरा क्या है। नहीं, आप लीड हो, मतलब लीड हूँ, लेकिन मेरा क्या मतलब, हाउ मच मेरा वेटेज क्या है सीन्स में और या शो में, मुझे प्रेजेंट कैसे करेंगे। बोला कि आप आ जाइए कल, आप स्क्रीन टेस्ट दे दीजिए और आपको मैं कहानी सुना देती हूँ। तो मोनिशा सिंह वाज ईपी, शी कॉल्ड मी एंड आई वेंट देयर, और भी लोग बैठे थे उधर। मैं जाके मिला क्या है इसमें। ये मिहिर वीरानी का रोल है और ये सेंट्रल कैरेक्टर है हमारे शो का, ये हीरो है।
और नाम भले जो भी हो शो का, लेकिन ये हीरो है और तुलसी इसकी हीरोइन है। और ऐसे ऐसी कहानी, उसकी शादी कहीं और तय होती है, फिर वो शादी तोड़ देता है और तुलसी से वो प्यार करता है, तो वो कैसे फिर वो शादी करता है और कैसे फिर आगे जर्नी जाती है इन लोगों की, कैसे उसकी माँ को पसंद नहीं है तुलसी शुरुआत में, वो सब बातें। और ये हफ्ते में 4 दिन आएगा और डेली सोप, और ये पहली बार ऐसा सैटेलाइट चैनल पे डेली सोप शुरू हो रहा है। मतलब इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑन सैटेलाइट चैनल। दूरदर्शन पे तो आ चुका था, तो इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो मुझे लगा ये समथिंग न्यू, यू नो, सो आई एग्री टू इट एंड आई गिव अ स्क्रीन टेस्ट। आई वाज सिलेक्टेड immediately in 1 hour, and immediately after 1 hour I was shooting the first scene उसी दिन। Wow. क्या अभी करना पड़ेगा, हमारा टाइम नहीं, हमको टेलीकास्ट करना है 3 जुलाई को। I said okay, I am free anyways, आप कर लो शूट। तो फिर अपरा मेहता के साथ मेरा पहला सीन था जहाँ वो फुटरूल से मारती है मुझे, तो वो वाला ब्यूटीफुल प्यारा माँ बेटे का सीन था। तो वो मैंने ऐसी मेरी शुरुआत क्योंकि से हुई, और फिर डेफिनेटली रेस्ट इज डेफिनेटली हिस्ट्री। एंड उसमें भी इनफैक्ट जब हम वो दौर की बात करें तो जैसा आपने बोला कि यू नो TRPs वाज सच अ बिग डील एंड इट वाज सो ह्यूज, राइट नाउ इट्स नॉट इवन कंपेयर्ड टू इट। तो यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट इंसिडेंट वेयर मिहिर डाइज, यू नो, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज itself फॉर द एंटायर कंट्री ऐसा हो गया था कि मतलब ये पॉसिबल कैसे है, बट दैट एवरीवन फेस। बट यू नो आई वांटेड टू नो कि आपने जो पर्सनली फेस किया, चाहे वो आपके घर पे हो या लोगों का हसल बसल हो, लाइक यू नो मे बी they just created an havoc around you. So I just want to know कि क्या exactly था वो चीज़ जो आपने face किया था, कि after that incident especially which you had to overcome and gradually make them understand कि guys like you know like relax. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जब मैंने शो साइन किया उसके पहले मुझे नरेशन मिला था। Right. जब मेरे राइटर्स ने मुझे नरेशन दिया, राजेश जोशी और विपुल मेहता ने, तो मुझे बताया कि भाई शायद तुझे मार देंगे इस शो में। मैं बोला है मार देंगे? हीरो बोला आपने मुझे, या बोलो मार दोगे? Exactly. बोला कब मारोगे? नहीं अभी प्लान चल रहा है, शायद मार देंगे तुम्हें, अभी प्लान है अभी। तो पहले दिन जब मैं शूटिंग की मैंने, उसी दिन जब मैं मिला इन लोगों को फर्स्ट सीन शूट करने के बाद, तो मुझे बताया कि मार दोगे। मतलब एक अभी अभी आज पहला सीन शूट किया, बोलो कब मारोगे? बोला एक 125 एपिसोड, 125 150 एपिसोड के आसपास प्लानिंग है, अभी बहुत टाइम है, 5-6 महीने है। मैं बोला यार 5-6 महीने का ये रोल है? मैं यार ये तो कमाल हो गया। मैं यार क्या है यार, मतलब गॉड यार, अभी शो मिला भी तो भी यू नो, मतलब चलो कोई नहीं, देखेंगे 5-6 महीने बाद क्या, तभी उसके 2-3 महीने पहले ढूंढना चालू करेंगे और काम। Correct. बेसिकली Right. बिकॉज आई लाइक वर्किंग, आई लाइक बीइंग ऑन द सेट, सो दैट वाज द मेन थिंग। तो फिर वो जैसे ही वो दिन नज़दीक आया शूटिंग का, जो हमने शूट शुरू किया कि बस अभी वो एपिसोड लिख के आ गया है, तो सेट पे एक थोड़ा सा बाकी एक्टरों में बहुत गंभीर माहौल हो गया था। अरे यार अभी मीर जाए, हम लोग एक बॉन्डिंग हो गई थी 5-6 महीने में, हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी, एक फैमिली की तरह। क्योंकि उस वक्त क्या था, बहुत ज़्यादा मेकअप रूम नहीं होते थे। एक मेकअप रूम था बॉयज़ का, जबकि सारे जितने भी मेल एक्टर्स हैं वो एक ही रूम में भरे हुए हैं, और एक था फीमेल्स का, सारे फीमेल्स एक भरे हुए हैं। तो इसका फ़ायदा ये था कि वी बॉन्डेड प्रीटी वेल। आजकल क्या होता है, अपने अपने अलग अलग मेकअप रूम में सब घुस जाते हैं, Right. बॉन्डिंग नहीं होती है, नहीं होती. यू नो। तभी बॉन्डिंग हमारी आज भी बहुत स्ट्रांग है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आज तक है, जो बहुत कम शो का, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग उस वक्त इतनी स्ट्रांग थी, जो आज भी हमारी बॉन्डिंग है। सो तो उस वक्त ऐसा था कि फिर हम लोग तो एक गंभीर सा माहौल हो गया यार, ये जाएगा, इसके बाद अमर मिहिर नहीं आएगा सेट पे, तो एक हल्का सा एक दुखी माहौल हो गया था। और फिर वो सीन जब शूट कर रहा था, क्योंकि मिहिर जाके सबको मिलता है, फैमिली मेम्बर्स को मिलता है, मैं आता हूँ, मैं आऊँगा तब तक वेट करना, ये करना वो करना, मैं अभी आ जाऊँगा, अगले हफ्ते आ रहा हूँ मैं, लास्ट गुड बाय. तो लास्ट गुड बाय सबको बोलता है। और फिर वो जब लास्ट तुलसी को बाय बोलता है, और वो उस पर जब फ्रीज किया उन्होंने, और जब मेरी बर्थ डेट और डेथ डेट डाली, तो उससे मेरे आसपास जो लोग देख रहे थे वो सब हिल गए थे। ये डेट क्यों डाला यार, तू तो जिंदा है यार, दिस इज रॉन्ग, दे कांट किल यू रियली, ऐसा नहीं होता, शो का होता है, करेक्ट, दिखाना पड़ता है एक पर्सनल टच। तो वो जो सीन था, जो बिल्टअप एकता कपूर ने जो दिया था कैरेक्टर को कि हीरो मर रहा है, उसका जो एक माहौल बनाया था उस वक्त, वो किसी को नहीं पता था कि इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा पूरे इंडिया में, अब्रॉड, यूके में, पाकिस्तान में, मतलब जहाँ जहाँ पे ये जा रहा था उस वक्त, इस कंट्री में, ओवरसीज में, हर कंट्री में करेक्ट ये होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। ये मर रहा है हीरो, तो हम लोग थोड़ा उसको अच्छी तरह से उसकी मौत दिखाएं। तो
तो फिर वो जब मरा तब मेरी माँ सब बैठे सब रो रहे थे। मेरा तब लैंडलाइन थी, मोबाइल था नहीं कुछ ज़्यादा किसी के पास, तो लैंडलाइन पे फ़ोन बजने शुरू हो गए बालाजी से कि नॉन स्टॉप फ़ोन चालू है, आप आ जाओ, सब लोग एक्टर लोग आए हो, सब आए हुए हैं, अब नॉन स्टॉप फ़ोन बज रहे हैं, पब्लिक के फ़ोन आ रहे हैं, और स्टार प्लस में ईमेल क्रैश हो गया है और ये और वो, और सब पूरा हंगामा शुरू हो गया। और मैं गया बालाजी में, पूरा माहौल था, सब खुश हो रहे थे कि इट्स क्रिएटेड अ बिग हंगामा। अगले दिन फिर वो हंगामा कैरी फॉरवर्ड हुआ, रात को ख़त्म नहीं हुआ, कई दिनों तक चलता रहा। बहुत सारी औरतें बालाजी के बाहर आ गईं, कोई महिला मंडल, महिला मोर्चा वाली, और बोल रहा क्यों मारा क्यों मारा क्यों मारा, आपको कोई हक नहीं मार रहा है। बोला कुछ ज़्यादा हो रहे तो अभी। फिर मिड डे के फ्रंट पेज पे आ गया, डेक्कन हेराल्ड के फ्रंट पेज पे आ गया, सारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे सब आ गया, और ये और बड़ा हो गया, और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था मिहिर की मौत का। देन एवरीबडी वॉज सुपर हैप्पी इन स्टार प्लस एंड बालाजी हाउस। हमारे राइटर्स सारे खुश हो गए कि ये मौत एक सिंपल मौत नहीं है, ये बहुत ही बड़ी मौत हुई है। टेलीविज़न में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक्टर के मरने पे इतना बड़ा हंगामा हुआ है। कि इससे ये पता लगा इनको कि ये क्योंकि सांस सबके घरों में नहीं, सबके दिलों में घर कर चुकी थी। बिल्कुल। और सारे कैरेक्टर्स, मिहिर, तुलसी, बा, ये सब लोग जो है वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा 3-4 महीने में ही बन गए थे। और मिहिर बीइंग सच अ परफेक्ट मेल कैरेक्टर, जो एक आदर्श बेटा था, सबका बेटा, पति, भाई, सब कुछ, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो आजकल बड़ी मुश्किल से मिलता है। राइट। और लोग उसे अपना बेटा, अपना भाई मान चुके थे, अपना पति मान चुके थे कि ऐसा होना चाहिए पति, ऐसा होना चाहिए भाई, ऐसा। तो वो एक जो बन गया कैरेक्टर, और जो जिस तरह से एकता ने उसको जिस तरह से बिल्टअप किया और जैसे प्रेजेंट हुआ, उसका जो हाइप हुआ, ये ऑल यूनिवर्सल फैक्टर्स एक जगह आके ऐसे जमा हो गए, और वो कैरेक्टर और शो इतना बड़ा हो गया। तो इट वाज अनबिलीवेबल। मैं जहाँ भी जाता था, लोग, हज़ारों लोग आते थे मेरे पास, मुझे कि आपको क्यों मार दिया, हमको तो पसंद ही नहीं है शो, अभी हम नहीं देखेंगे, हम छोड़ देंगे। एक रो रहे थे लोग, औरतें रोती थी मेरे पास आके, मुझे गले लगा देती थी विदाउट आस्किंग मी, जो हग मी, और रोती थी ज़ोर ज़ोर से मेरे को ऐसा, मतलब। और जो बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं, जो जो नॉर्मल हमारे उम्र की जो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो सब मतलब मुझे मिल के खुश होते थे देख के कि जिंदा हैं आप। मतलब एक ऐसा अनबिलीवेबल माहौल था, मुझे आज तक याद है। आई कांट बिलीव इट कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये हुआ था, और बहुत महीनों तक, आज तक वो लोगों को याद है। जैसे आपने अभी मुझे 25 साल बाद आप पूछ रहे हो मुझे, तो इसका मतलब है कि आज तक, और इसके बाद जो जनरेशन उसके बाद पैदा हुई, जब रिपीट टेलीकास्ट हुआ तो लोगों ने देखा, क्योंकि हमारी जो माँ बाप बच्चों से बात करोगे, एक शो था क्योंकि सांस, बोला होगा कई माँ बाप ने कई घरों में कि ऐसा शो हम देखते थे, एक बार ऐसा हुआ था, वो मौत हुई थी तो हमने खाना नहीं बनाया था, और हमने उपवास किया था बहुत, और ये किया था वो किया था। तो वो जब बच्चे सुनते तो उनको, आई थिंक आजकल की जनरेशन को बिलीव नहीं होता होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है, टीवी में ऐसा हो सकता है क्या। तो जब उन्होंने उसी इंक्विजिटिवनेस में जब वो शो देखा होगा, तब उनको पसंद आया होगा। और आज भी यंग जनरेशन में जब एक क्योंकि 2 अभी प्लान हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो जो भी इंस्टाग्राम पे, उस सब जगह जो अभी जो हर जगह जो चल रहा है, जो एक एक्साइटमेंट है, वो उस वजह से है कि लोगों ने वो शो फिर से देखा है। हमारी जो जेन जी और जो अल्फा बीटा वाले जो वो जब वो लोगों ने, उनको भी ये देखना कि ऐसा ये शो में क्या था कि सीजन 2 अब आ रहा है। तो दैट इज आई थिंक क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। तो सर, जैसे आपने बोला कि क्योंकि 2 is also coming, which Yeah. we already are waiting for. तो but this time it's this, you are going to play the son, right? To Mir. No. No, why I say Nothing of this that sort. is because there is literally a very less difference in the 25 years that I see. Because आप जब बोल रहे थे तभी की बात में, because मैं खुद एक I was around 5 to 6 year old kid when I saw that episode. Okay. And I can definitely relate to that because मैं खुद भी कोई Gen Z या बीटा नहीं हूँ. I come from that era, so I have seen you in that exact time. And it's definitely, when we see the progress, when we see the history, and there's a clear difference कि 20-25 years में there is obviously like not much difference in you. Thank like you so literally barely. Yeah, like always just speaking the fact. And that's why I was like, वो आप जो इसमें है, have you ever considered कि now it's, if I'm going to play, I'm going to play Mir Sir? No. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग, आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ क्योंकि, Right. because that show has given me a lot. Of course, Even of course. every actor who was associated, or the technician, or the channel, or the producers.
ये हम सबके लिए बहुत ही एक बड़ा शो है, हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा रहेगा, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था हम सबके लिए, और इवन ऑडियंस के लिए एक ऐसा शो था कि उन्होंने डेली शो देखना शुरू किया ये शो से, आज भी वो रिलेट करते हैं। और मुझे ऐसा मैंने कोई डिमांड नहीं किया कि मैं बेटा प्ले करूँगा, या ऐसा पॉसिबल नहीं है, और मेरे दिमाग में कभी आया भी नहीं ऐसा। आई एम हैप्पी विद प्लेइंग मिहिर, ओके, और एंड आई एम थैंक गॉड कि क्योंकि दोबारा मेरे पास आया है, और मैं इसको आई थिंक इस आई थैंक यूनिवर्स, आई थैंक गॉड, आई थैंक ऑलमाइटी दैट मुझे ऑफर हुआ दोबारा, और एंड आई एम थैंक गॉड आई एम डूइंग दिस, और मिहिर ही कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल, और कोई और बेटा प्ले करने का प्लान नहीं है मेरा, उसका मिहिर का बेटा डेफिनेटली, और ऐसा कुछ आई थिंक है भी नहीं शो में, लेकिन आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल शो है। सेकंड सीजन बहुत ही समझदारी से संभाल कर लिखी जा रही है। आजकल के जो शोज़ हमारे चल रहे हैं, टेलीविज़न बहुत चेंज हो गया है, तो आजकल के शोज़ जो चल रहे हैं उस किस्म का बिल्कुल नहीं है। एक बात जो मैं बताना चाहूँगा कि उस वक्त जब क्योंकि आया था 25 साल पहले, तब वो एक नया कॉन्सेप्ट था, टोटली एक जॉइंट फैमिली वैल्यूज़ वाला शो था, एक टेली सोप में, सैटेलाइट मीडियम में पहली बार एक डेली सोप आ रहा था, डीडी को छोड़कर, राइट, पहली बार एक आ रहा था। वो अपने आप में एक ट्रेंड सेटर टाइप ऑफ शो था जो सबसे अलग दिख रहा था, और उसके बाद अब तक लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। आज फिर से क्योंकि आ रहा है, तो आज जो शो चल रहे हैं उन सब में अलग है, तो दोनों बार क्योंकि अलग है, राइट, और अलग जो होता है वो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अलग करो कुछ तो आप स्टैंड आउट होते हो, आप भीड़ का हिस्सा नहीं होते। जो भीड़ का हिस्सा नहीं होता, यहाँ पे 1000 लोग खड़े हैं, यहाँ पर एक बंदा खड़ के चिल्ला रहा है, तो आपका ध्यान वहाँ जाएगा, क्योंकि यार 1000 चिल्ला रही है, एक बंदा खड़ा है। तो जो अलग होता है भीड़ से हटके, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो मुझे लगता है कि उस वक्त क्योंकि अलग था, आज क्योंकि अलग है, डेफिनेटली। सो एक भीड़ का हिस्सा नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आई रियली थैंक कि मैं इस वक्त फिर से एक अहम हिस्सा हूँ इस शो का। राइट, तो ये पूरा अलग है शो। सर, जैसे आपने मेंशन किया कि बॉयज़ का एक रूम होता था, फीमेल्स का एक रूम होता था, एंड बॉन्डिंग मैटर्ड एंड एवरीथिंग। तो व्हेन, बिकॉज दैट आई वाज ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट दिस कि जब हम बात करते हैं वर्क मैनरिज्म्स की, या when you compare, because you have worked in that era, you are working in this era, you have seen both the things. You have seen the difference, you have seen what is there, what is not there. So आप क्या लगता है कि जो वर्किंग मैनर में जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है? When we compare that time, when we compare 15 to 20 years back and today, whether it's OTT, whether it's films, whether it's web series, the style, the manner which has changed according to you, what do you think has it changed a lot? Has it not changed a lot? Or what is your approach on it? वर्किंग स्टाइल में कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो अप्रोच हुआ है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि डायरेक्टर्स पे, टेलीविज़न के डायरेक्टर्स पे बहुत प्रेशर है टू डिलीवर दैट 22 minutes every day, because budgets are shrinking. Okay, episodic budgets are very much shrinking. So only way a producer can make a product within the budget is that if that many minutes are delivered in a day. Right. पहले था कि ऐसा प्रेशर नहीं था कि आपको आज के आज ही 22 मिनट कैन करके देना है। पहले आपको 1.5-2 दिन मिलते थे, 1.5-2 दिन, आई थिंक आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इवन 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो आजकल ऐसा नहीं है। आजकल उसी वजह से क्या होता है कि आजकल हर एक्टर पे और टेक्नीशियंस पे, जैसे कैमरामैन हो, या कैमरामैन को अपनी लाइटिंग फास्ट करनी है, अच्छी लाइटिंग, बेस्ट लाइटिंग एक गिवन मिनिमम मिनट्स में करके देनी है, तो कैमरामैन हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट। एक्टर्स पे प्रेशर है क्योंकि उनको क्या है ना कि एक दिन में अगर 22 मिनट डायरेक्टर को कैन करना है तो उस पर प्रेशर है, और उसको अगर हेल्प कर सकता है कोई फास्ट काम करें, वो होते हैं एक्टर्स। एक्टर्स ज़्यादा टेक ना लें, एक्टर्स वो सीन को फटाफट समझ जाएं कि वो क्या देना चाहते हैं। सीन हमेशा लीनियर वे में शूट नहीं होता, कभी 2 एपिसोड बाद का एक सीन हो रहा है, कभी 2 एपिसोड पहले का कोई सीन शूट हो रहा है, एक के बाद एक, तो उसको समझना पड़ेगा बहुत जल्दी कि वो उसका पहले क्या मूड था, क्या मूड वापर है, और वो सारा चीज़ें भी उसको एक एक्सपीरियंस के साथ समझ में आता है।
अदरवाइज वो परफॉर्मेंस निकल के नहीं आती। तो एक तरह का प्रेशर टेलीविज़न के वर्किंग में बढ़ गया है पहले से। बाकी इस वजह से क्या कि वर्किंग स्टाइल मतलब देखा जाए तो आपको उस छोटे से वक्त में एक 15-20 मिनट में, आधे घंटे के टाइम में वो लाइंस रेडी करके, वो सीन समझ कर आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको ज़्यादा फिर टेक नहीं मिलेंगे। राइट। उस अगर आप लगातार एक उस स्पीड में काम नहीं कर पाते हो तो फिर डायरेक्टर अल्टीमेटली हाथ ऊपर कर देता है वो, और फिर वो आपकी बात आगे चली जाती है कि यार ये ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो आप फिर वो एक्टर विल बी इन द रेड कॉर्नर कि भाई आप जल्दी से कर लो वरना वी हैव टू रिप्लेस यू। राइट। सो ये यहाँ तक प्रेशर आ सकता है। तो टेलीविजन में प्रेशर है। ओटीटी में फिल्म की तरह है। ओटीटी इज एक्चुअली बिटवीन अ टीवी एंड अ फिल्म। राइट। एक 8 एपिसोड 10 एपिसोड एक टीवी की तरह आता है। करेक्ट। लेकिन उसका बजट एक अलग लेवल का होता है। उसमें वक्त मिलता है उसको शूट करने का। वो एक दिन में एक एपिसोड कैन नहीं होता। वो कभी कभी 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे होता है। 7 दिन, कम से कम उसको 4-5 दिन तो 3-4 दिन एक अच्छे ओटीटी शो वेब सीरीज को मिलता है। तो उसमें एक डायरेक्टर एक्टर्स लोकेशन के साथ अच्छा प्लान कर सकते हैं। ओटीटी में एक एडवांटेज ये भी होता है कि आपको बाउंड स्क्रिप्ट मिलती है बिफोर हैंड। सो सारे लोग पहले से प्रिपेयर्ड है। टेलीविजन में आपको बाउंड स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। आपको 15 मिनट पहले स्क्रिप्ट मिलती है कि अब आधे घंटे बाद आपको ये सीन शूट होना है। राइट। तो उसमें आपको 4-5 जो पेज होते हैं वो तैयार करने हैं। तो यू हैव टू बी दैट गुड। But sir, doesn't it happen कि if tomorrow is your shoot, then say a day prior, if you take it, if you get it, and if you prepare it, is that like that has never happened? बहुत रेयर केस में होता है। Okay. बहुत रेयर केस में होता है। मतलब मैंने बहुत कम देखा है कि आपको एक दिन पहले कोई स्क्रिप्ट मिल जाए डायलॉग के Okay. साथ। Okay. डायलॉग आपको स्क्रीन प्ले मिल जाता है। स्क्रीन प्ले आपको एक आइडिया है कि ये सीन ऐसा होने वाला है। स्क्रीन प्ले में आपको इतना पता चलता है कि ये इस तरह का सीन है, इसमें ये लोग हैं, ये करने वाले हैं। Right. लेकिन क्या बोलना एग्जैक्टली है वो आपको डायलॉग स्क्रिप्ट से मिलता है। वो आपको पहले कभी नहीं मिलती है। Okay. Okay. सो वो एक मैं कहूँगा डिसएडवांटेज एज कम्पेयर टू ओटीटी और अ फिल्म। But over a period of time, of course, with your practice, with your things, you need eventually practice is very important as an actor। वो कई लोगों की प्रैक्टिस से मेमोरी अच्छी होती है, कई लोगों की नेचुरल होती है। right. तो वो डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन हाउ Absolutely. फास्ट यू अडेप्ट टू टेलीविजन। Definitely. In fact, जब आपने बोला था कि 18, you were 18, you started with Dekh Bhai Dekh. So you know, in our life, most important role that is played is our parents. You know, the most impactful, चाहे वो ups हो, downs हो. तो you know, आपकी लाइफ में ऐसे कोई इंस्टेंसेस होंगे जहाँ पे you know, at first parents might not have been supportive, but after seeing something and after seeing you succeed or after seeing एक्चुअली ये your होता है। ये मेरे साथ हुआ है कई बार। Right. जैसे कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे फैमिली में कोई एक्टर था ही नहीं कभी। ओके। और मेरे फैमिली में सब पढ़े लिखे हैं। मेरे डैड साइड पे मेरी बुआ एलएलबी है, मेरा डैड एलएलबी हैं, और मेरे जो अंकल आंटी सब पढ़े लिखे हैं, और किसी ने एक्टिंग के बारे में कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में। राइट। और मैं एक अलग दिशा में चला गया। तो मुझे मतलब दे गॉट अ शॉक ऑफ द लाइफ कि ये क्या, ये कौन सी, ये क्या कर रहा है, ये क्यों एड फिल्म करने जा रहा है। मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरे अंकल्स, मेरी आंट्स, इवन माई डैड वांटेड टू बी सपोर्टिव, बट उनका प्रेशर, उनके जो बड़े भाइयों का सबका था, बोला क्या है यार, ये क्या तुम एक्टिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो, ये सब क्या होता है। तो मतलब आज से 30 ईयर्स पहले की बात बता रहा हूँ। तब वो मतलब ज़्यादा हो गया 30 साल से भी। तो वो उनको समझ भी नहीं आता था कि क्या मतलब ये अगर वहाँ पे कैसे वो सस्टेन करेगा या कैसे वो ये सब कर पाएगा, क्योंकि हमारे में कोई है ही नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं है, इसको ये कैसे करेगा। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि, मुझे भी समझ में, मैं आई डिडंट नो हाउ विल आई सर्वाइव। वो क्या, मैं तो चल पड़ा, एक शौक था कि मुझे मॉडलिंग करनी है, एक्टिंग करनी, मुझे एक्टिंग करनी, तो मैं निकल पड़ा था। पता नहीं कहाँ एक अंधाधुन कहीं पर इधर उधर, जो कहीं से सपोर्ट मिल रहा तो वहाँ पहुँच गया। तो उस किस्म का एक स्ट्रगल था मेरा। तो पहले माई मॉम वाज सपोर्टिव राइट फ्रॉम डे वन, ओनली 1% सपोर्टिव बाय माई मॉम, एंड शी सेड कि करने दो ना, एक बार ट्राई करने दो, अभी तो छोटा है, यंग है, अभी 16-17 साल का है, उसको क्या प्रॉब्लम है, अभी तो पूरी जिंदगी कर लेगा तो कर लेगा, नहीं करेगा तो फिर जो कर रहा है वो करेगा इंजीनियरिंग, तुम मौका दो उसको।
तो आई लाइक दैट अबाउट हर कि शी वाज वेरी सपोर्टिव फ्रॉम डे वन. माय डैड सेड कि नहीं लेकिन इसको क्या समझ में आएगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कैसे लोग होंगे, क्या होगा इसको, ये नहीं अभी तो इसने 4-5 साल वेस्ट कर दिया तो उतने साल बर्बाद हो जाएंगे, फिर ये कैसे करेगा. तो माय डैड वाज अ बिट कंफ्यूज कि ये हाउ विल एबल टू हैंडल हिमसेल्फ, और ये कर पाएगा, अगर नहीं कर पाया तो इसका फिर कौन ध्यान रखेगा, कैसे पैसे कमाएगा, अपने आप को सस्टेन कैसे करेगा, आगे जाकर शादी करेगा तो फिर वो कैसे अपनी फैमिली को संभाल पाएगा, और इसी में ठीक से नहीं कर पाया. तो क्योंकि उस वक्त भी सक्सेस रेशियो उतना ज़्यादा नहीं था फिल्मों में, कई लोग ऐसे थे कि जो यू नो अच्छा नहीं कर रहे थे, तो वो एक डर था उनको. बट देन फिर जब मैंने एड फिल्म शुरू की, मैंने बहुत बहुत मेहनत की, मैंने यहाँ वहाँ से पैसे लेकर, दोस्तों से पैसे लेकर, उनसे उधार लेकर, मेरे फैमिली में से किसी से नहीं मांगे क्योंकि कोई हेल्प करने वाला था ही नहीं. तो मेरे फ्रेंड्स थे जो कहीं पर नौकरी कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये ले लेके वो कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवा कर, उनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाकर आई यूज्ड टू गो ऑल ओवर साउथ मुंबई, जहाँ पर वर्ली में, फोर्ट में, निवेंसी रोड पे, यहाँ पे सब जगह ना येलो पेजेस में से नंबर निकाल के, जितने मतलब जहाँ 1000 एड एजेंसीज के नंबर्स थे, तो उनके एड्रेस के लिख के पेन, कभी तो कैमरा कुछ था नहीं, तो नंबर एक 20-25 लिख के शॉर्टलिस्ट करके उस एरिया में जो 20-25 एजेंसीज होती थी उनके पास जाकर मैं फ़ोटो देता था, उनको मैं रिक्वेस्ट करता एक ऐड में चांस दो, एक ऐड में चांस दो. ऐसा कर करके मैं मतलब एक महीने में आई वुड हैव कवर्ड अबाउट 250-300 एजेंसीज में मैं जा चुका था रेगुलरली, यू नो. तो मैं उनको फिर उनके नंबर लेकर, जो अच्छे से बात करता था उनके नाम नंबर लेता था, उनको फिर मैं जाके नीचे लोकल पब्लिक कॉल से उनको कॉल करता था कि मुझे काम. तो मैं भी आया था उस दिन, देखो मैं 4 दिन पहले आया था, आपको मिला था. मतलब उनको याद था कि हाँ हाँ सब करते थे, उनको मैं याद था कि नहीं वो पता भी नहीं है मुझे. वो ऐसे ही अच्छे थे वो लोग, वो हाँ हाँ करते थे, तो मुझे, मैं भी खुश होता था. तो फिर मैं फिर उनको मिलने जाता था, एक सेकंड राउंड की जाकर मिल के आऊँ, बता के आऊँ. तो ऐसे जब मैं जाता था बार बार ना, तो मुझे फिर 2 महीने 3 महीने बाद मुझे ऐड मिलने शुरू हो गए, तो कुछ पैसे आने चालू हो गए. तो मैं मेरे दोस्तों को कुछ वापस किए, कुछ मैंने फिर से वो प्रोसेस शुरू किया, फोटोग्राफ की कॉपीज़ बनाकर फिर और लोगों को देना, फिर उन लोगों को वापस देना, फिर नए फोटोग्राफ्स खिंचवाना. तो मैं 3-4 महीने बाद एक महीने में 3-4 ऐड करता था. मैंने करीब 150-200 ऐड किए मैंने आज तक. मैं 3-4 ऐड महीने में करता था. तो मुझे लगा ये प्रोसेस यही है जो सक्सेसफुल हो सकता है, कि जाओ मिलो, बार बार मिलो, उनके सर पे खड़े हो जाओ कि काम दो काम दो काम दो काम दो काम दो. तो कंटाल के काम देते थे, भाई ले ले भाई, एक ऐड इसको खड़ा कर दो पीछे, यार ये कर दो वो कर दो, और कुछ पैसे मिलते थे तो मैं दोस्तों को वापस करता था. ये प्रोसेस मुझे सक्सेसफुल लगा. ऐसा करते करते मैंने बहुत सारे ऐड कर लिए, तो उनको लगा कि ये काम थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहा है, मेरे फैमिली में लगा लोगे, ये पैसे कुछ कमा रहा है, लेकिन ये कुछ स्टडी नहीं है. राइट. काम कभी दिखता है टीवी में, फिर कभी नहीं दिखता टीवी में, ऐड में कभी आता है. तो माय डैड वाज स्टिल वेरी स्केप्टिकल कि यार ये कोई स्टडी बिजनेस नहीं है. राइट. माय मॉम वाज सपोर्टिव कि हाँ ये कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है. फिर मुझे लगा कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो रेगुलर काम हो. तो रेगुलर काम कहाँ होता है, या तो फिल्मों में होता है, जो एक फिल्म होती है तो 50 दिन शूटिंग चलती है, तो एक थोड़ा रेगुलर, या टेलीविजन जो मेरा टीवी में मैं काम करूँगा. तो फिर स्टार्टअप एकेडमी का आया, तो वहाँ मैंने फॉर्म भर के भेज दिया. फिर मैं वहाँ सिलेक्ट हो गया, बहुत मशक्क़त के बाद मैं वहाँ सिलेक्ट हुआ. वहाँ भी बहुत प्रोसेस चला लंबा, वो सिलेक्ट हुआ. फिर मैं 3 महीने ट्रेनिंग में गया. फिर वहाँ से बाद मुझे देख बाय देख मिला, फिर एक लंबा काम मिला. जब देख बाय देख मिला तो टीवी का क्या इंस्टेंट है, आज शूट किया परसों टेलीकास्ट हो गया, तो ये एक अच्छी बात है. तो क्या है ना, तुम्हारे फैमिली वाले वेट नहीं करते, हाँ अभी शूटिंग कर रहा है, 1 साल बाद पिक्चर आएगी, तब देखते हैं आई कि नहीं आई पिक्चर. वैसा टीवी का बहुत अच्छी बात है, आज शूट किया, अब अगले हफ्ते टेलीकास्ट हो गए. तो जब मैंने मेरे फैमिली में सबको बताया कि मैं टीवी सीरियल कर रहा हूँ, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, अब उसका अगले हफ्ते मेरा एपिसोड आएगा, बोला हाँ हाँ देखते हैं. तो जब वो रेगुलरली मैं टीवी में आने लगा, तो मेरे फैमिली में सब जो मेरे बड़े बुजुर्ग थे, सब वो थोड़े से रिलैक्स हुए कि हाँ चलो ये टीवी में हर हफ्ते दिख रहा है, तो वो स्टडी काम कर रहा है. तो थोड़ा सपोर्ट मुझे मिलने लगा धीरे धीरे. सो माय मॉम वाज हैप्पी, माय डैड स्टार्टेड सपोर्टिंग मी स्लोली, बिकॉज माय डैड वाज नॉट रॉन्ग. ये लेजिटिमेट कंसर्न. उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में. ही इज फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, और बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उनको. जॉब जब उनको पहली बार मिली तो बहुत स्ट्रगल से मिली है. वो शादी के बाद जब मैं और मेरा भाई पैदा हुआ तो हम वो अलग हो गए अपनी फैमिली से, जॉइंट वो अलग रहने लगे, तो एक स्ट्रगल था उनका. राइट. तो ही वांटेड अस टू बी डू अ जॉब वेयर एक सिक्योर जॉब हो, जहाँ पर एक रेगुलर सैलरी मिले. राइट. तो आदमी फिर वहाँ प्रोग्रेस करे. तो उनका भी एक सोच को गलत नहीं था. कंसर्न है. हाँ, और हमारी इंडस्ट्री जो आज है, टीवी इंडस्ट्री इतनी बड़ी फैल गई है, इतनी सारे सीरियल चैनल्स हैं, वैसा वो तब नहीं था. नहीं था. बहुत ही इनसिक्योर प्लेस, आज भी इनसिक्योर है, लेकिन आज काम मिल सकता है.
क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, उस वक्त उतनी नहीं थी। राइट तो ही वॉज राइट। तो धीरे धीरे जब उनको कॉन्फिडेंस आया कि ये कर रहा है, फिर एक के बाद नेक्स्ट सीरियल, लेकिन उनको नहीं पता कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है एक के बाद सेकंड सीरियल लेने में। राइट वो सेकंड सीरियल लेने में मैंने स्ट्रगल किया है, एक तीसरा सीरियल लेने में मैंने स्ट्रगल किया है। राइट मैंने लोगों के हाथ पैर जोड़े, मैंने उनको कन्विंस किया कि मैं कर सकता हूँ, ये अलग रोल है, मैं कर लूंगा। वो कॉमेडी था तो क्या हुआ, देख भाई देख, मैं ये सीरियस वाला काम भी कर सकता हूँ, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, अब मुझे मौका दीजिए। तो मैं इतना वो डेस्परेट था, मेरे फैमिली फिर से मेरे अगेंस्ट ना हो जाए और अपने आप को प्रूव करे कि मैं एज एन एक्टर आई कैन बी अ वर्सेटाइल एक्टर। ये अपने आप को प्रूव करना था मुझे। तो उसके लिए मैं एक अलग रोल चाहता था। पहले से ही मेरे में एक अवेयरनेस थी जो आज तक है कि अलग रोल करना चाहिए। अलग अलग रोल करोगे तो लाइफ में कभी भी कोई भी आपको, आपके पास काम बहुत बहुत होगा, क्योंकि एक ही रोल करोगे तो आपको एक ही किस्म का, और वो रोल बनने बंद हो गए तो आपको काम भी नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता था उस वक्त, तो कुछ हद तक आज भी सही है। तो मैं सोचा कि मैं कॉमेडी भी करूँगा, मैं सीरियस भी करूँगा, मैं गुस्सा वाला रोल भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मैं हर तरह का करूँगा, ताकि मेरे पास अलग अलग वैरायटी के रोल्स हो जाए, ताकि सब तो बंद नहीं हो जाएगा ना, कुछ तो चलेगा, तो मैं चल जाऊँगा। तो उस किस्म की मेरी सोच थी, और मैं एक डेस्परेटली एक शो के बाद दूसरा शो ढूंढता था। और लकीली बाय गॉड्स ग्रेस, आई थिंक एवरी 2-3 महीने के गैप में मुझे एक शो मिला ही है। वंडरफुल। ऐसा कभी नहीं आया था मेरी लाइफ में दौर, भगवान की दया से, ऊपर वाले के, थैंक गॉड फॉर दैट, कि मुझे 3 महीने से ज़्यादा बैठना पड़ा हो। लेकिन वो 3 महीने जब मैं घर पे बैठता था, वो मुझे जो लोग मुझे देखते थे ना मेरे घर पे सब मेरे, वो एक नज़र जो मेरे पे, कि वो लोग शायद ना सोचते हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो सोच रहे हैं कि ये देखो बेकार बैठा है, देखो बेकार बैठा है। तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे। तो मैं और घर से बाहर डेस्परेटली निकलता था कि मुझे काम दो भाई, कि मुझे एक तो मेरा एक फाइनल फैसला कर लिया था, मुझे एक्टिंग ही करनी है, मुझे एक्टर ही बनना है, मुझे यहीं रहना है। केमिकल इंजीनियर हूँ फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहीं रहना है। सो एक डिसाइडेड था मेरा। It's your efforts that made you actually. I don't know, effort Because desperation से आती है। Like you said कि बीच में जैसे आप जब आपके पास नहीं था, but still you made sure कि you went and you did it. So those efforts is what you are today. That has definitely helped. मैं सबके पीछे पड़ जाता था, मुझे काम दो। मैं मुझे लगता है एक ही तरीका है जो मैंने पहले, मुझे जब मैंने एड फिल्म की शुरुआत की, तो मुझे लगता है मैं पीछे जब जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तब तो काम मिलता है। मेरे ऐसे दिन में 100 आते होंगे। जब मैं फेमस स्टूडियोज में स्क्रीन टेस्ट देता, तब दिनो मोरिया, जॉन इब्राहिम, संजय सूरी, ये सब मेरे साथ स्क्रीन टेस्ट में लाइन में खड़े होते थे। हम सब साथ में स्क्रीन टेस्ट देते थे कि एक ऐड है जहाँ पे 50 आज जो बड़े बड़े स्टार हैं, ऑफ कोर्स दे आर डूइंग वेरी वेल, वेरी हैप्पी फॉर देम, उसमें मैं भी था। राइट। कुछ मुझे मिलते थे, कुछ उनको मिलते थे एड्स। राइट। तो लेकिन क्या ना, उस पूरे प्रोसेस ने मुझे अंदर से बहुत स्ट्रांग बना दिया कि नेवर गिव अप। एक नहीं मिला ना तो कोई बात नहीं, एक और ट्राई करो, कहीं और ट्राई करो, कहीं और, जो आज भी करता हूँ मैं। तो क्या ना, वो एक अंदर से जो एक आदमी जब गिरता है ना, तो उसको बार बार उठना पड़ता है। गिर के लेट गया, उठता ही नहीं है, वो हार गया। तो वो प्रोसेस जब मैंने बहुत जिंदगी में जल्दी मैंने ये सीख लिया था कि काम को ढूंढ के लेना पड़ता है अपने हाथ में, उसको किसी किस्म से सामने वाले को कन्विंस करके अपने हाथ में हासिल करना पड़ता है। वरना आपके जैसे तो 50 लाइन में खड़े आपके पीछे, और आपके आगे 50 आगे चले गए, आपको कैसे मिले ये काम, आप क्या ऐसा करोगे? तो वो मैंने एक प्रोसेस से सीखा है कि यू हैव टू ग्रैब। इसलिए शायद मैं आज तक मैं टीवी कर रहा हूँ, टचवुड, कि मैं भी आज तक लगा हुआ हूँ। और एक ही प्रोसेस है कि हारो मत, कभी हार मत मानो। कुछ नहीं हुआ तो उसे वही छोड़ के भूल जाओ, उससे एक्सपीरियंस अच्छा लो कि क्या मैंने गलत किया या क्या मैंने नहीं किया, क्या मैंने क्या कम रह गया, मेरी एफर्ट्स में कमी क्या रह गई। राइट। ये आप देखो और उसको अप्लाई करो नेक्स्ट टाइम, और वो एक लर्निंग लेसन, हाँ, एक लेसन लेके उसको निकलो और फटाक से यहाँ वहाँ निकल जाओ। राइट। कभी सैड बैठना, कभी अंदर सल्क होना, या वो सब मैंने कभी किया नहीं लाइफ में, क्योंकि मैं इतना वो था एक्टिव, मैं इतना मुझे एक अंदर से एक जोश था, और सबको मेरी फैमिली में बोलना था कि भाई मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया है, मैं कन्विंस हूँ अपने आप से, मैं कन्विंस्ड हूँ, और मैं मानता हूँ कि मैं हमेशा यही रहने वाला हूँ। राइट। और मुझे काम मिलता रहेगा। तो मेरा ये तरीका था, बाकियों का इजीली आता हो, कई लोगों के पास तो दे भाई लकी,
लेकिन हाँ, एक नसीब भी बहुत बड़ा प्ले करता है. Right. यू हैव टू हैव इंटरनल फोर्स इन यू के आप वो जाके वो जो आपको ना बोला है, किसी ने आपको ना बोला है, उधर एक्टर टूट जाता है. एक कोई भी इंसान टूट जाता है. आप एक इंटरव्यू में जा रहे हैं किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में, आपको हर बार कोई ना 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 बोलता है, आदमी दोबारा कोशिश नहीं करता. राइट राइट लेकिन ये 50-100 ना के बाद भी अगर आप जाते हो तो आप अंदर से एक ताकत निकलती है, राइट क्योंकि आपको अपने आप पे विश्वास है बेसिकली. करेक्ट तो वो मेरे अंदर था कि एज एन एक्टर आई नो व्हाट आई एम, करेक्ट कि आई कैन डिलीवर वो अपना डायरेक्टर डिमांड्स. मैं वो कर सकता हूँ. अगर वो कर सकता है एक्टर तो मैं भी कर सकता हूँ. वो लाइन बोलनी है, रोके बोलनी है, मैं रोके बोल सकता हूँ. हंस के बोलनी हंस के बोल सकता हूँ, गुस्से बोलनी गुस्से बोल सकता हूँ. ये सब मैं कर सकता हूँ. मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. Correct. ये मेरे अंदर अपने आप था. राइट तो दैट मेड मी kept going. Definitely, and you know, the like you said, don't give up attitude. Like it Yeah. is so important, and in fact, I'm learning also one two things from you, because when you Yeah, said yeah, कि you know when you face rejections, when Yeah. you face तो because मैं आपको इनफैक्ट वो पॉइंट पे पूछने भी वाला था, you know, कि when it was your lowest point, but you yourself said it कि you know, even if I was sitting, I made sure that I got out, which itself shows. And उसमें एक चीज़ सर हमें तो पता ही है कि आप आप एक्टिंग करते हो. इनफैक्ट आपने गुजराती फिल्म्स, गुजराती स्टेज की भी बात करें, थिएटर की भी बात करें, तो उसमें भी यू हैव डन, एंड प्लस यू वांट टू कंट्रीब्यूट सो मच, सो आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट अदर वेंचर्स आर देयर एक्सेप्ट फॉर एक्टिंग जो आप एवरीडे सर्वाइवल या एवरीडे चीज़ों के लिए आप करते हो. सी टेलीविजन में हमारे एक्टिंग इंडस्ट्री में सी व्हाट हैपेंस इज आपके पास आप एक फिल्म करते हो, तो सेकंड फिल्म जब आती है आपके पास, या सेकंड टेलीविजन सीरियल आपके पास आती है, या कुछ खाली कोई स्टेज ही करता हो, दूसरा प्ले आता है, उसके बीच में गैप होता है. वो गैप में अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी होता है. आपके यू हैव टू मेंटली भी वेरी स्ट्रॉन्ग के इनिशियल जब आप शुरुआत कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास. सिर्फ पैसा बहुत बड़ी चीज़ है. अगर आप एक फिल्म करते हो, सुपर हिट हो गई, उसके बाद नेक्स्ट फिल्म की आपको बहुत बड़ा पैसा मिला, तो पैसा आपको सस्टेन करने के लिए, आपकी फैमिली को, आपकी एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. लेकिन एज एन एक्टर आपको बार बार प्रूव करना होता है कि मैं अगला शो, अगली फिल्म, अगला वेब सीरीज़ करूँगा, वो कब करूँगा, कौन सा होगा, वो भी मुझे अच्छी मिले, वो अच्छी करूँ. सो ये नॉन स्टॉप आपको एक प्रोसेस में लगा रहना पड़ता है. सो ये एक बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है, और आपको इसके बाद रुकना नहीं होता कहीं पर भी. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यू हैव टू कीप गोइंग ऑन. सो ये, लेकिन जो अगर गैप बड़ा हो जाए, राइट, फिर उसके बाद क्या होता है ना, एक पैसा अगर पड़ा है बैंक में आपके पास, तो वो मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको लगता है कि यार एज ए एक्टर एम आई फेलिंग, मुझे फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो 1 साल तक नहीं आया तो मैं पागल हो जाऊंगा. कहीं कहीं ऐसा होता है. राइट. कोई एक्टर जो बहुत ही मतलब हार्डकोर एक्टर है, जो बहुत ही ज़्यादा काम करना चाहता है, अलग रोल करना चाहता है, या तो उसको ऐसा बहुत फील होगा कि अरे मैं काम करता हूँ. मुझे भी बहुत फील होता था. कभी गैप कभी कभार लंबा हो गया, एक आध बार 2 बार ऐसा हुआ भी कि 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, ऐसा फ़ोन आया था लेकिन वो रोल अच्छा नहीं था. और उस 9 महीने में ऐसा नहीं कि मुझे फ़ोन नहीं आया था कभी, मुझे फ़ोन बहुत आया था, लेकिन वो रोल मुझे नहीं पसंद आया था. काम नहीं था फिर भी मैंने लिया नहीं. ओह हाँ, क्योंकि वो अच्छा रोल नहीं था. मुझे ऐसा लगा कि ये मैं करूँगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, ऑडियंस को लगेगा कि ये क्या कर रहा है, ऐसा कुछ, और मुझे भी लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने लिया भी नहीं है. तो इसके अलावा मुझे मेरे फैमिली से बहुत सपोर्ट था. मेरी वाइफ का एक बहुत हार्ड कोर रॉक सॉलिड सपोर्ट था, हमेशा, आज भी है. वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है इधर, वो बहुत सॉर्टेड है, मेंटली बहुत सॉर्टेड है, और वो ज़्यादा एकदम इमोशनली हिल नहीं जाती है जब मैं हिल जाता हूँ कभी कभार. मैं एक्टर हूँ, इमोशनल हूँ ऑफकोर्स, लेकिन वो एकदम सॉलिड फाउंडेशन पे वो इमोशंस उसके हैं, उसका EQ बहुत सॉलिड है. तो मैं कभी कभी उसको पूछता हूँ तो उसका रिएक्शन देखता हूँ, और जिस दिन वो टेंशन में आती है तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है, कुछ हो गया. हाँ, वो कभी मैंने बहुत रेयर देखा है, मतलब 1 in 1000 टाइम. लेकिन तो फिर जब तक वो शांत होती है तो मैं लगता है सब कुछ ठीक है. राइट. हाँ, क्योंकि वो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जल्दी हिलती नहीं है. तो वो मुझे सपोर्ट करती है बहुत कि यू ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है वो. और वहाँ से घर से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था. मेरे डैड का मुझे बहुत सपोर्ट है, मेरे बच्चों का सपोर्ट है. लेकिन मुझे कहीं कहीं कभी ऐसा लगा है कि मुझे कुछ और करना चाहिए.
outside this. So luckily, I was an investor in real estate. एक पूरा different topic है. Correct. You asked me कि इसके अलावा क्या कर. Correct. तो I was a investor. मुझे बहुत शौक था घर बनाने का, अपना घर सुंदर बनाऊं मैं, ये लाऊं, वो लाऊं, कम पैसे में अच्छा कैसे बना सकते हैं, वो दिमाग मेरा बहुत लगता था फ्री टाइम में जब मैं शूटिंग नहीं करता था. तब मैं और मेरी वाइफ ये मॉल में, वो मॉल में, यहाँ जाके शॉपिंग, ये जो भी अब्रॉड गया तो वहाँ कुछ ले लिया, तो छोटी मोटी चीज़ें तो मैं वो लेता था और मैं बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व रहता था. तो धीरे धीरे फिर मैंने जब पैसे आने लगे तो मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगा और भगवान की दया से वो अप्रिशिएट होने लगा. मैं और ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया एज ए इन्वेस्टर. फिर वो ज़्यादा अप्रिशिएट होने लगा और फिर मैंने खुद अंदर फिर सोचा कि क्यों ना अगर इसी में मैं कुछ सोचूं. तो एक अंदर से मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ बनाऊं. राइट. तो मैं धीरे धीरे एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया इन कंस्ट्रक्शन. राइट. तो पिछले 10 साल पहले मैंने एक ज़मीन हमने ली थी, फिर मैंने उसको अभी डेवलप कर रहा हूँ, ऑलरेडी डेवलप्ड हो गई ऑलमोस्ट. तो वो मैं कर रहा हूँ. तो वो एक्टिंग के साथ साथ वो भी मेरा एक पैशन है. राइट. और ये करते करते थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है बिजनेस और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी अच्छा बन रहा है और मैं दिल से बनाता हूँ चीज़ें और मुझे शौक हो गया है इस रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का. राइट. तो मैं वो भी कर रहा हूँ साथ में. तो एक ऐसा नहीं कि मैंने कॉन्शियसली ये शुरू किया. राइट. ये एक अपने आप एक चेन बनती गई. राइट. आपका इंटरेस्ट भी जगा, इसके लिए आपने कंटिन्यू किया. सो वहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि मुझे वहाँ फिजिकली रहना नहीं पड़ता. जैसे एक्टिंग इंडस्ट्री में मुझे फिजिकली रहना पड़ता है. करेक्ट. सो इन बिटवीन द शॉट्स मैं वहाँ पे भी ध्यान देता हूँ. मेरी पूरी टीम है वहाँ पर जो ध्यान रखती है और उसका एवरीडे मैं वहाँ ध्यान देता हूँ. जब शूटिंग नहीं होती तो मैं मेरे साइड पे होता हूँ, मेरे ऑफिस में होता हूँ. तो ये एक पैरेलल रियल एस्टेट इंडस्ट्री मेरी एक खड़ी हुई है, मेरा एक बिजनेस खड़ा हो गया. बट एक्टिंग स्टिल टेक्स वन नॉच हायर एज अ पैशन फॉर मी. Yes, definitely. Because if it's like you started with that, and the way you said ki, you have gone to maybe like thousands of places, and the way you have presented yourself, the way you have submitted things about yourself, so it really speaks for itself. And sir, this also reminds me कि जब हम जैसा आप बैलेंस, जैसा आपने बोला कि you are balancing it when you are physically present, you are doing this, you are present in the acting, and if you are not physically present then obviously you are in the office. But there might be times where you can't be here or there, like you just have to manage कि हाँ shoot भी चल रहा है, set भी है, like I have to go here also, I have to go here. Then how do you cope up with that? See, you have to set the priorities right. It's very simple. कुछ रियल एस्टेट की कोई मीटिंग है तो मैं ना जाऊं तो चल जाएगा, लेकिन अगर मेरी शूटिंग है और मैं ना जाऊं तो नहीं चलेगा. वहाँ पर मेरे प्रोड्यूसर के पैसे लगे हुए हैं और मैं नहीं गया तो वो शूटिंग कैंसिल हो जाएगी, उनका नुकसान हो जाएगा. लेकिन कोई मीटिंग है, ऐसा कोई एकदम ऐसा आता है कि नाक के ऊपर पानी चला गया, तो आई वुड सेंड माई पीपल हु आई ट्रस्ट. राइट. कि यू गो, आई एम ऑन द कॉल, मैं जूम कॉल पे हूँ या मैं कहीं हूँ फ्रॉम माई मेकअप रूम और समवेयर और माई वैनिटी, मैं जूम कॉल पे आ जाता हूँ. मैं तो दैट आजकल इतनी सारे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करता हूँ और मैं थ्रू दी जूम कॉल आई एम रियली प्रेजेंट देयर while my people are physically present there. And most of the time my team handles it. अगर नहीं होता है तो फिर I am always available on the call. और ऐसे ये सॉर्ट हो गया है अब तक. तो मेरे हिसाब से कि टेलीविजन में जो एक्टिंग कर रहा हूँ तो वो मेरा वहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है. अगर वो डेट क्लैश होती है तो किसी इंपॉर्टेंट चीज़ से, तो इम्पॉर्टेंट इज टीवी. एज एन एक्टर आई हैव टू बी देयर ऑन द सेट, क्योंकि विदाउट मी दे कांट शूट. राइट. तो दे आर स्टक, सो आई हैव टू बी देयर. Right. You have been in this industry for more than 25 to 30 years. So, when you look back at an 18-year-old Amar Upadhyay, 18 साल का यंग लड़का, तो आज के जो अमर उपाध्याय है वो लड़के को क्या एडवाइस देंगे? After experience, after everything, even if you don't have any kind of advice, something that you learned on your journey that you feel that you would want to give to that guy, that 18-year-old. कभी सोचा नहीं इस बारे में. अगर मैं अपने 18 साल के अमर को अगर कुछ एडवाइस दूंगा, anything, whatever you feel as per your experience, तो मैं एक ही दूंगा कि जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना कभी लाइफ में.
बिकॉज आई थिंक जो तुझे मिलना है वो तुझे मिल के रहेगा, जो तेरा नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा. सो जो आ रहा है वो भगवान का आशीर्वाद है, और उसको हमेशा अपने पास संभाल के रखना, यू नो, और डोंट गेट टू डेस्परेट इन लाइफ. आई वुड से दैट. बट हैविंग सेड दैट आई ऑल्सो फील दैट उस वक्त मेरा सपोर्ट क्या था. आई हैड नो वन टू गाइड मी. राइट तो जो जो मैंने किया था, दैट इज व्हाट हैज गॉट मी हियर. राइट 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 एक्चुअली. लेकिन कुछ बड़ी बड़ी गलतियां भी मैंने की हैं जर्नी में. वो शायद अगर मैं जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाली बात कहूँ तो बहुत सारी ऐसी करियर मिस्टेक्स छोटी मोटी हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को थोड़ा टर्न मारा था. लेकिन अल्टीमेटली पहुंचूंगा मैं वहीं जहाँ मुझे पहुंचना था. राइट लेकिन मैंने कुछ गलत टर्न ले लिया है, तो वो टर्न से थोड़ा लंबा रास्ता थोड़ा लंबा हो रहा है. गुड. तो वो एक बच जाता. लेकिन आई डोंट रिग्रेट माई जर्नी एट ऑल. वेरी नाइस. ओके. हाँ, इफ आई टेल माई 18 ईयर सेल्फ टू बी पेशेंट तो मेरी जर्नी थोड़ी ईजी हो जाती. लेकिन इट वॉज नॉट मेंट टू बी. इट वाज नॉट मेंट. See, nothing happens that is not meant to be. So, I have reached here after today. The way what I'm saying, whatever you are listening, audience is listening to me, whatever I'm saying is all because of my experience. ट्रू. हर एक इंसान की अपनी जर्नी होती है, लेकिन जब तक तुम वो जर्नी में चलते नहीं हो तब तक तुम्हें वो समझ में नहीं आता कि ये लंबा रास्ता है या छोटा रास्ता है. बिकॉज आपके पास वो रास्ता दिख रहा है आपको, और आप एक चॉइस करते हो मुझे यहाँ से जाना है. आप चौराहे पे खड़े होते हो ना ज़िंदगी के, तो एक रास्ता तो चुनना ही पड़ता है आपको. आप वहाँ खड़े रह के क्या करोगे? यू कांट स्टैंड स्टिल एट क्रॉस रोड्स. करेक्ट. यू हैव टू चूज वन. सो फॉर दैट आई एम सेइंग कि जल्दबाजी मत करना. ये मैं अपने आप को बोलता कि रुक, इधर खड़ा रहे, 2 दिन और सोच, कुछ लोगों को आगे निकलने दे. तुझे ही सबसे पहले जाना है, वो मत कर. क्योंकि इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी के बहुत ही अहम चौराहे पर आप खड़े होते हो तो, और कोई आपको आपके साथ नहीं होता, अकेला होते हो, कोई सपोर्ट नहीं, समझाने वाला नहीं होता, तो समटाइम्स यू एंड अप टेकिंग रॉन्ग रोड. अल्टीमेटली ऑल द रोड्स लीड टू द सेम डेस्टिनेशन वेयर यू फाइनली एट द एंड ऑफ द लाइफ यू वांट टू रीच. वहीं पहुंचने वाले. लेकिन एक जर्नी थोड़ी लंबी या छोटी हो जाती है. Right. Then that is also because of your past karmas, your decision that you've taken now. Correct. What your mindset lot of आपका अभी connections. क्या है, mindset, relaxed mindset है, तो ये पूरे सारे factors हैं. Definitely, but because you were that time, even if you were impatient, it was ultimately for being something, for becoming something, for showing something, proving something. So even if that is seen as an 18-year-old, तो वो एक cover up हो जाता है, क्योंकि ultimately you were trying to prove and you were trying to show, right? I don't know. I'm just saying what different would I have done? I mean, even if you would have done different, I'm sure, sir, you would have succeeded. And that is the best part, like the That was a part of my destiny. No, what I really learned from this thing is like, the efforts that you have put in, and especially not giving up. That is something I believe that, nothing beats hard work. आपका एक लक्ष्य होना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए. right. वहाँ तक पहुँचने का. कुछ लोग इजीली पहुँच जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल के बाद पहुँचते हैं, कुछ लोग गिर के टूट जाते हैं, कुछ लोग फिर खड़े होते हैं. अगर आपने अंदर डिसाइड कर लिया है कि मुझे वहाँ पहुँचना है और आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, Then तो nothing कितनी can बार stop. गिरो, कितनी बार उठो, फर्क नहीं पड़ता. आपको वहाँ पहुँचना है तो डेस्टिनी विल टेक यू देयर. Right. बट व्हेन यू फॉल, इट्स अ लेसन टू बी लर्नड. Right. कि बीच में पत्थर है, खड्डा है, देख के चलो, ये लेसन है. कुछ लोग बॉर्न स्मार्ट होते हैं, वो देख के चलते हैं. कुछ लोग गिर के उठते हैं. Yeah. तो दैट लाइफ टीचेस यू दिस लेसन्स. Very true. लाइफ विल गिव यू अल्टीमेटली व्हाट इट हैज टू गिव यू. बट इन द प्रोसेस लाइफ आपको सिखाता है. आई बिलीव दैट Right. you will get what you had to get in this life. But everything is not easy. You have to understand the process कि वो तुम्हारे पास क्यों आएगा, और जब वो आएगा तब उसकी वैल्यू तुमको हो. When you सर पे ना चढ़ जाए कुछ चीज़ें, Right. वैल्यू तुमको हो, वो लाइफ सिखाता है. आई थिंक So sir, we'll go a quick question round, and उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़े questions होंगे जो मैं आपको पूछूंगा. बिल्कुल. So one of your favorite co-star? स्मृति ईरानी, संगीता घोष. One of your favorite films?
शोले, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और एक और पिक्चर है, चल दो ही बहुत है फिलहाल। If you wanted to give a title to your life, तो चाहे वो फिल्म टाइटल हो, चाहे वो सॉन्ग टाइटल हो, what would it be? टाइटल Yeah. For your life journey, for your career, anything that you feel is suitable, apt. कर्मा. Nice. Or how about Amar Upadhyay in one word? A simple, hardworking, humble human being. The thing is, That's it, sir. That's all I wanted to ask you. And of course, I want to congratulate you again for the new season of Kyunki. Thank you which is so much. coming. Thank you very and much. we will definitely look forward to it. मैंने तो personally आपको season 1 में भी देखा है when I was a kid. So I'll definitely watch it again. Thank you so much. Thank you so much. And looking forward for that, sir. And I hope that you get a lot of projects in future, because Thank the you. way you have explained your story, your struggle, it feels like you should definitely, you deserve it. Because I mean, whatever you have said, I God is absolutely kind. understood, you know. God is So kind. definitely God is kind. And thank you for coming and giving My your pleasure, precious time, Harshit. sir. Thank you so very much. Thank you so Thank you much. very much.